कठिन हालात में और इस मौके पर और इस जगह पर आपको जो हमने मदऊ किया वो सहूलतें शायद हम आपको प्रोवाइड ना कर सकें जो इस्लामाबाद या कोयटा या मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में APC के दौरान जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हमेशा APC इस्लामाबाद में दामन कौमें मुनक़िद होती हैं या कोयटे में ज़रगून रोड पर मुनक़िद की जाती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार एक तारीख़ी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है दामन चिल्तन के दामन में मुनक़िद न की जाए, न कि सिर्फ हम उसमें बलूचिस्तान के हालात को बगौर उस पर जायज़ा लें, बल्कि इन इलाकों में बसने वाले और रोज़मर्रा की जो हम लोग यहाँ के लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उन हालात को भी हम देखें अपनी आंखों से। एजेंडा में आप तमाम हाज़रीन मजलिस सियासी पार्टियों के सामने रखना चाहूँगा। बलूचिस्तान में रियासती जबर और अमन अमान की सूरत हाल, मेरे ख्याल में कोई भी सियासी शऊर रखने वाला, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला कारकुन, उसकी क़यादत बलूचिस्तान के साथ रियासती जबर जो रोज़ अव्वल से बढ़ता जा रहा है या जो सलूक बढ़ता जा रहा है उससे नावाकिफ़ नहीं होंगे। इसमें जो फ़ौजी ऑपरेशन किए गए हैं गुज़िश्ता अदवार से 1947 से जब ये मुल्क महरज़ वजूद में आया, बलूचिस्तान के लोगों को तरक्याती मद के बदले यहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशन दिए गए। 5 मिलिट्री ऑपरेशन, 5वां जो जनरल मुशर्रफ के दौर से जारी है, अभी तक वो स्टार्ट किया गया था, अभी तक जारी है। उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके असरात हैं, वो न कि सिर्फ हमारे बलूचिस्तान के सियासी माहौल पर उन्होंने अपने असर डाले, हमारी माशी ज़िंदगियों पर बहुत से उसके असरात पड़े, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ, यहाँ के लोगों के जो वो ट्राइबल सिस्टम है उस पर भी बहुत से उनके असरात पड़े हुए। लापता अफराद का जो मसला है वो भी उस रियासती जबर और उन ऑपरेशनों का एक हिस्सा है। गिरफ्तारियाँ, मार्शल लॉ के दौर में गिरफ्तारियाँ होती रही, जमहूरी दौर जो गुजरे हैं वहाँ पर भी यहाँ पर गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, लेकिन रिसेंटली जो अभी गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक ज़माना था जब मिसिंग पर्सन्स, नौजवान, बुजुर्ग, सियासी कारकुन, स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, दानिश्वर, अदीब, उनको उठाया जाता था, लेकिन हमारी खामोशी ने उनकी उस जुर्रत में जो है ना रियासत की उस इक़दाम में और तेज़ी लाए। वो जो कभी महीने में या साल में चंद लोग गायब होते थे, अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ऐसा इलाका नहीं बचता, कोई ज़िला नहीं बचता जहाँ से लोगों को जबरन गायब नहीं किया जाता। MPO के तहत एक MPO मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में था जिसको नीम मार्शल लॉ कहा जाता था, लेकिन इस वक्त तो लोग कहते हैं कि 2024 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। अब इसमें फ्री कितने, फेयर कितने हुए हैं, आप तमाम जो सियासी पार्टी हैं उनसे उनके मुतासिर होकर हमेशा अपनी आवाज़ और उस इलेक्शन के नताइज के ख़िलाफ़ अपनी जो है मौक़िफ़ बयान किया है। लेकिन ये जिसको जमहूरी हुकूमत कहा जाता है, उसके दौरान
خواتین کو ایم پی او کے تحت جو ہے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. اس پر بھی میں آپ حضرات کی جو ہے رائے ماننا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریر، تقریر اور احتجاج پر بھی پابندی. 4th شیڈول میں جس کسی کا جو ڈپٹی کمشنر ہو، کسی نے اگر کوئی تقریر کر دی، کسی نے کوئی احتجاج کر لیا، کسی نے سوشل میڈیا میں کوئی ایک ویڈیو جاری کر دی، یا کوئی ٹویٹر پر یا x.com پر جو اس نے کوئی کمنٹ کر لیا، اس کا نام بھی 4th شیڈول میں آ جاتا ہے. تو بدترین ماشاء اللہ جو اس ملک میں گزرے ہیں، جنرل ایوب خان کا ماشاء اللہ گزرا، یحییٰ خان کا ماشاء اللہ گزرا، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ گزرا، غلام احمد کا جو ماشاء اللہ تھا وہ کچھ عرصے تھا بھی، جنرل مشرف کا ماشاء اللہ. اب وہ تو ان کو تو کہا جائے گا کہ جو فوجی ماشاء اللہ تھے، لیکن یہ جو آج دن کے ہیں ان کو میں جمہوری ماشاء اللہ کہوں گا. وہ اگر بدماشوں کے فوجی بدماشوں کے ماشاء اللہ تھے تو یہ جمہوری شریفوں کے ماشاء اللہ ہیں. اور انہی معاملات کو اگر آپ دیکھیں، ان پر غور کریں، تو ان کا لنک جا کے ان کے جو راستے ہیں آپ کو آ کے بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کے ساحل پر ملیں گے. چاہے وہ فارم 47 کے الیکشن ہوں، چاہے بلوچستان میں جو جبر اور امن امان کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا جو مسئلہ ہے، ان تمام کے جو راستے ہیں، ان کی جو پگڈنڈیاں ہیں، وہ آ کے بلوچستان کے ساحل، بلوچستان کے وسائل پر جو اینڈ ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا انگلش میں all roads leads to Rome، مطلب تمام راستے جو ہے نا وہ روم کی طرف جاتے ہیں. یہ تمام جو جبر ہے، سیاسی تقاریر پر، احتجاج پر پابندی، لوگوں کو غائب کرنا، پابند سلاسل کرنا، گرفتاریاں، 4th شیڈول، تحریر اور تقریر اور احتجاج پر پابندیاں، یہ تمام کی تمام راستے جو ہے نا آپ کو لے جاتے ہیں اس نوآبادیاتی نظام کی طرف جس کی بنیاد 1947 میں پاکستان بننے کے نام پر رکھی گئی تھی. اور وہ میں وحدت مسلمین کا جو وفد آج کی اس APC میں شریک ہوئے ہیں، علامہ علی حسنین حسنی، علامہ ولدیت حسین کو جو ہے پارٹی کی طرف سے آج کی اس APC میں خوش آمدید کرتا ہوں. اب اس میں آپ سوئی گیس کے جو معاہدات، سوئی کی جو لوٹمار تھی 1960-62 کی دہائی میں، سوئی گیس یہاں سے ڈسکوری تو ہوئی تھی 1950s میں، لیکن 1962 میں جو باقاعدہ اس پر کام شروع ہوا اور وہ گیس ملک کے کونوں کونوں تک پہنچ چکی. PPL کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں، ریکوڈیک کا معاہدہ جس کی ہم نے مخالفت بھی کی اور اسمبلی میں اس پر ہم نے احتجاج بھی کیا. بلوچستان میں پانی کا حصہ، کیونکہ میں اس کو ایک معمولی سی بریفنگ دے کر پھر مکمل اس پر جو ورک آؤٹ ہم نے کیا ہے کہ اس کے جو ہمیں خدشات سے جو خطرات ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے نا ہم اہل بلوچستان، کیونکہ یہاں پر جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھی ہیں، چاہے ان کا تعلق ان کی پارٹی وفاق سے ہو، لیکن یہاں پہ جو نمائندگی کر رہی ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. اور جو آج کی جو حالات ہیں، چاہے وہ مسنگ پرسنز کے معاملات ہوں، چاہے خواتین کی جو ہے گرفتاری ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم چاہے جتنے بھی پولیٹیکل ہوں، چاہے ہم جتنے بھی سیاسی ہوں، چاہے ہمارا تعلق کسی ٹریڈ یونین سے ہے، تاجران سے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے ہیں، لیکن ہم ان واقعات اور ان مسائل سے اپنے آپ کو جو ہے دور نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو جو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں. بلوچستان کے پانی کا مسئلہ، اب ایک آپ نے سنا ہوگا کہ چولستان کے لیے جو ہے 5 یا 6 کینالیں نکالی جا رہی ہیں.
लोग ये समझते हैं कि इससे नुकसान सिर्फ सिंध को होगा, लेकिन ये भी देखा जाए कि सिंध को जो पानी मिलता था खीरथर और पटफीडर कैनाल की तरफ से, जब दरिया सिंध खुश्क हो जाएगा तो पटफीडर और खीरथर कैनाल की क्या हालत होगी। और इसी तरह गुज़िश्ता कई दिनों से हब डैम का तो आपने नाम सुना होगा कि जिससे 95% उसका जो कैचमेंट एरिया है या पॉन्ड एरिया जो है वो बलूचिस्तान से है, लेकिन बलूचिस्तान को उससे पानी मिलता था 35%। उस 35% का भी 10% आपका जाता था हमदर्द यूनिवर्सिटी और उस इलाके में जो सिंध में कराची का इलाका है उसके लिए आबाशी के लिए, लेकिन 75% उसका पानी कराची के लिए जाता था। अगर 2-3 साल अगर बारिशें नहीं होती तो हब डैम भी खुश्क हो जाता, तो कराची के लिए भी पानी भेजना मुश्किल हो जाता था और हब साकरान के इलाके में जो एग्रीकल्चर हो रही है, ज़मींदारियाँ हो रही हैं, वो भी खुश होती है। अब एक नया कैनाल वहाँ से सिंध हुकूमत की तवज्जो से निकाला गया है जो कराची के लिए पानी ले जाएगा, तो उस पर भी हमने एक ब्रीफिंग बनाई है, उस पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान इन तमाम अपने जराइम को आइनी शक्ल देने के लिए 26वीं आइनी तरामीम की गई और उस पर उस आइनी तरामीम को और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया कि डाका भी डालेंगे वो, लूट मार भी करेंगे वो, लेकिन उनके उन तमाम जुराइम की हिफाजत या उन पर पर्दा डालने के लिए जो कौमी सलामती की तवज्जो से इस मुल्क की फौज और इसके खुफिया इदारे जो काम करेंगे। तमाम हाज़रीन जो सियासी पार्टियों के जो नुमाइंदगी करेंगे उनसे गुजारिश होगी कि इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आप अपनी राय दें और लास्ट में हम इसमें एक डिक्लेरेशन वो करेंगे जिसको हम चाहते हैं कि उसको लकपास डिक्लेरेशन का नाम दिया जाए। तमाम साथियों की सलाह मशवरे के बाद फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, लेकिन तमाम उन मसलों से जो है मैं समझता हूं जो प्रायोरिटी पे हमारी होनी चाहिए वो है कि सियासी एक्टिविटीज़ पर जो पाबंदी लगाई गई है, बलूचिस्तान के लोग इस पाबंदी के जो काफ़ी अरसे से शिकार थे, किसी न किसी अंदाज में जो है ना बलूचिस्तान के पॉलिटिकल आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश की गई, लोगों को जबरन उठाया गया या उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये नासूर पूरे मुल्क में जाके फैल गया है। तो स्टार्ट मेरे ख्याल में हम अगर इसका बलूचिस्तान से लें और फिर इसको वसी तर करते हुए हम पाकिस्तान तक पहुंचाएं, लेकिन इब्तिदा जो हम प्रायोरिटी जो बेस होगा वो होगा इन ख़वातीन की गिरफ्तारी और इनकी रिहाई। मैं फिर एक बार तमाम हाज़रीन मजलिस, तमाम सियासी पार्टियों के अकाबरीन जिन्होंने आज के इस APC में शिरकत की, मैं उनको न सिर्फ खुश आमदीद कहता हूँ बल्कि शुक्रिया भी अदा करूँगा उनका बड़ी नवाज़।